हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव राजा। स्वागत करता हूं आप सभी का राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी में। अपना यूट्यूब हैंडल नेम है राइज इंडिया विद राजा। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, लगातार प्राचीन भारत का इतिहास। और पिछले कुछ क्लासों में लगभग 7 से 8 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें पिछली क्लासों में हम लोग कहाँ थे, मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे हम लोग। और मौर्य का हम लोगों ने उदय से लेकर, उत्थान से लेकर पतन तक पूरा पढ़ लिया था। उनका कला, सैन्य, राजस्व, ये सब भी पढ़ लिया था। मैंने आप लोगों से एक चीज कहा था कि उसमें 2 चीजें की लिस्टिंग मैं आप लोगों को टेलीग्राम में करवा दूंगा। सो मैंने आपके टेलीग्राम में भेज दी है, आप जाके वहां पे देख लीजिए। ठीक है, पहली बात तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, और नहीं तो सीधा राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी डालिए और सीधे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो अपना नाम है संस्था का वो डालिए और सीधा जाके ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां से मिल जाएंगे। मैंने आपसे कहा था तो मैंने 2 चीजें उसमें भेज दी हैं। एक तो भेज दी है जो प्रमुख अधिकारी हैं उस समय के, और एक मैंने भेज दिया है, चेक किया आप लोगों ने? हाँ, और एक मैंने वहां पे भेज दिया है कि शिलालेख, जो 14 प्रमुख शिलालेख हैं उनको मैंने भेज दिया है, और बड़ा शॉर्ट में भेजा है, उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। आज हम शुरुआत करेंगे मौर्योत्तर भारत। कौन सा? मौर्योत्तर। मौर्योत्तर मतलब उत्तर। देखो ना, मौर्योत्तर का अगर हम बंटवारा करें तो क्या आता है? उत्तर प्लस मौर्य। उत्तर मतलब क्या होता है बाद में, है ना? जैसे हम लोग ऋग्वैदिक पढ़े थे, फिर उत्तर वैदिक पढ़े हैं, वैसे ही मौर्य और मौर्योत्तर मतलब मौर्य के बाद में। कितनी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो मौर्योत्तर की शुरुआत जब हम करते हैं, थोड़ी कल की कहानी से, जो पिछले क्लास की कहानी है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा अटैच कर लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पिछली क्लास में हमने एक बात समझ ली थी कि जब उनका पतन हो रहा था तो आपने देखा होगा मक्खी फिर आ गई परेशान करने। तो मक्खी बहुत डिस्टर्ब कर रही भाई, चलो कोई नहीं। तो जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हम कह रहा था कि हम लोगों ने देखा था कि उनका पतन देख रहे थे। किसका पतन? मौर्यन का। और मौर्य का जब पतन हो रहा था तो पतन के कारण मैंने लिखवा दिए थे आप लोगों को, या समझा दिए थे, है ना? एक बात समझिए थोड़ा सा, जब भी मैं 2 मिनट आप लोग का लूंगा तो समझ लीजिए कि जब भी किसी का राज्य का पतन होगा या उत्थान होगा, कल जो चीजें आपने लिखी थी वो नेगेटिविटी थी, अगर वो सब मैं पॉजिटिव में बदल दूं तो किसी भी राज्य का उदय हो जाएगा ना? आपने एक चीज सुनी होगी, हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी, सुना ना? स्मार्ट स्टडी करिए, बहुत लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। यही है स्मार्ट स्टडी। जो यहाँ पे पॉजिटिव में एक लिख लीजिए और उसी का तो उल्टा कर देंगे तो रिजल्टेंट भी लोग उसका उल्टा आएगा। इतना बात तो जानते ही है ना? तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कारण अगर किसी राज्य में हो जाए। अगर मैं बोलूं तो कोई योग्य उत्तराधिकारी हो जाए तो राज्य का उत्थान हो जाएगा, उनका कर संग्रह बड़ा हो जाए, राजस्व बड़ा हो जाए। वहां पे राजस्व क्या हो रहा था? घट रहा था। यहाँ पे राजस्व क्या हो जाए? बड़ा बढ़ जाए उनका, है ना? सैन्य ताकत उनकी बढ़ जाए, गुप्तचर संस्थाएं उनकी सशक्त हो जाए। ये सब चीज जिन राज्यों का मजबूत हुआ, और क्या, जो सबसे बड़ी बात है, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, 2 चीजें। बाह्य आक्रमण मतलब ऐसी सीमाएं रहे जो दुर्भेद्य रहे, अभेद रहे, कोई उसे भेद ना पाए, ऐसी रहे। और ऐसी चीजें रहे मतलब ये क्या हो गई? सीमाएं तो ऐसी रहे जो कोई भेद ना सके, और आंतरिक अशांति रहे मतलब कोई विद्रोह ना कर दे। जितने कम विद्रोह होते हैं उतना शासन सफल होता है। ठीक, इतनी बात अपने दिमाग में रख लीजिए। रख लिया? सॉरी, लग रहा है जुकाम हो जाएगा, है ना? चलो कुछ पहन के आना पड़ेगा। इधर क्या है कि अब आज हम क्या समझेंगे, एक बात समझिए इधर। ये हमारा कुछ थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूं, बहुत अच्छा। ये कुछ भारत का मैप था हमारा, ऊपर हिस्सा था, याद आ रहा है? यहाँ पे कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या किसी का शासन था यहाँ पे? याद करिए। अशोक। उससे पहले सेल्यूकस, है ना? सेल्यूकस का राज था यहाँ पे। तो ये जो राज्य था
अब ये क्या है, अब ये सब सारा क्या हो गया है, ये सब भारत का हो गया है। नीचे अगर हम चोल, चेर और पांड्य छोड़ दें और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट छोड़ दें तो लगभग ये जो पूरा इलाका है वो किसका है, वो मौर्यन एम्पायर है, मौर्य साम्राज्य। ठीक, हुआ क्या, अब इतने बड़े सब चलाने के लिए योग्य उत्तराधिकारी तो चाहिए। अब जैसे आपको मैं लास्ट में एक चीज लिखाई थी कि पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी किसकी, बृहद्रथ की, ये तो लिखा था आपने। और उन्होंने क्या किया, शुंग वंश का क्या कर दिया। यार मक्खी बहुत परेशान कर रही थोड़ा सा। ठीक, चलिए मक्खियों का थोड़ा इलाज हो गया है। और शायद अब ना है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग थे कि हम लोग समझ रहे थे पुष्प जो मित्र शुंग जो थे उन्होंने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और जैसे बृहद्रथ की हत्या की तो इतना बड़ा एम्पायर था ना, उस एम्पायर पे एक नया वंश राजा को मार दिया और नए राज्य की स्थापना कर दी। तो इतने बड़े राज्य पर क्या हो गया, राजनीतिक शून्यता हो गई। क्या हो गई, भूगोल पढ़ते हो, भूगोल में एक चीज पढ़ते हो कि जब हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उस गैप को फिल करने के लिए नई हवाएं आती हैं वहां। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लगा लो, भूगोल में इतिहास, सॉरी इतिहास में भूगोल लगा लो। देखो इस जगह पर जैसे शून्यता होगी कोई ना कोई तो उसे भरने आएगा ना, और वो भरने आए कौन लोग, वो आए हिंदेवन। कौन भरने आए, हिंदेवन। ठीक, हिंदेवन में सबसे बड़ी, इनको कहते थे ग्रीको बैक्टीरियाई। क्या कहते थे, मैं आपको और थोड़ा सा पहले की कहानी सुनाता हूं। पहले तो आप जान लीजिए कि यहां से कौन आया, वो आया हिंदेवन आए। हिंदेवन के बाद एक व्यक्ति आए जिनका नाम, व्यक्ति क्या आए, कुछ लोग आए जिनका नाम है शक और पल्लव। तो पहले कौन आया, आक्रमण देखते हैं। ठीक, पहला हिंद, ठीक, इन्हीं को इंडो ग्रीक कहते हैं। और यूनानी लोग हैं, कौन है, यूनानी लोग हैं, इन्हीं को क्या कहेंगे, इंडो ग्रीक बोलते हैं, इन्हीं को हिंदेवन बोलते हैं। बात समझे, तो पहला आक्रमण हुआ इनका। उसके बाद दूसरा आक्रमण किसका हुआ, पहलव नाम के एक वंश था, पहलव और शक। कौन था, शक और पहलव। ये दोनों अलग अलग है बच्चा, ये अलग वंश है, ये अलग वंश है, लेकिन दोनों को एक ही में रख के समझते हैं। बात समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि ये जो आज का जो कश्मीर वाला इलाका है, जो कश्मीर अफगान वाला इलाका है, यही पे इनका शासन था। तो वहां के जो ये लोग लगभग साथ ही में शासन कर रहे थे, दोनों अगल बगल राज्य। तो वहां के जो सोर्स मिलते हैं उसमें दोनों का नाम एक साथ मिलता है। ठीक, इन्हीं को हम साथ में रख के शक पहलव बोल देते हैं। बात समझे। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आया वो कौन है, वो है कुषाण। कौन है, कुषाण। ठीक, समझ में आई बात। ये लोग आ कहां से रहे थे, ये लोग आ रहे थे मध्य एशिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ाऊंगा, बताऊंगा। अभी सीथियन एक राज्य हुआ करता था, सीथियंस का, है ना, बताते हैं, परेशान मत होइए। तीन याद हो गए, इनको लिख लीजिए, कहीं लिख लिया। अब आगे समझिए। इस समय हमारा सीधा कनेक्शन किससे हो गया, मध्य एशिया से हो गया, मध्य एशिया से हो गया। ठीक है, इनके हम क्या हो गए, इनके संपर्क में आ गए, मध्य एशिया के संपर्क में। बात समझ में आई, डन। अब अगला समझिए। इसी समय जब इधर ये चल रहा है, और मौर्यन थे, है ना, मौर्यन का इतना बड़ा एम्पायर था। ये तो उत्तर भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत में तो कोई होगा, और दक्षिण नहीं, ये जो आंध्रा से लेकर महाराष्ट्र का जो रीजन है, अगर मैं कुछ ऐसे में ड्रॉ करूं तो ये वाला जो रीजन है, ये लगभग महाराष्ट्र वाला जगह है, ये आंध्रा वाली जगह है। ये जो रीजन है, यहां पे एक नया वंश और है यहां पे, और उसका नाम क्या है, सात वाह। समझ में आ रहा है। ठीक, ये यहां पे सातवाहनों ने, अभी समझते हैं, इन्होंने अपने आप को क्या कहा है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। क्या कहा है,
अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक, तो अब एक चीज समझते हैं आगे, और राजनीतिक ये जो चीजें, ये जो लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ क्यों रहे हैं, ये भी समझ लें। जैसे कहीं का घर रहा होगा, कहीं का राज्य रहा होगा, वो चाहे कबीलाई प्रथा से रहे हो या राज्य परिवार प्रथा से रहे हो, जहां से भी रहे हो, कहीं तो रहे थे। ऐसा क्या होगा कि यहां आने लगे? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो ये जानने के लिए हम एक चीज समझते हैं। हम समझते हैं कि ये जो जगह है ना, ये जगह जो है, और इधर एक जगह होगा क्या, ये मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। कौन सा जगह है ये? मध्य एशिया वाला क्षेत्र है। ठीक, यहां पे एक राजवंश हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था सीथियन। क्या नाम था? सीथियन। यहां पे राजवंश हुआ करता था, जिसका नाम था सीथी। ठीक, बात समझिए, बहुत अच्छे समझिएगा। यहां पे एक हुआ करता था क्या, सीथियन। ठीक, और ये जो जगह थी, ये वाली जगह, यहां पे कौन लोग थे? ये मध्य एशिया, और ये यहां पे इन लोगों का कब्जा था। किसका? शक, है ना, पहलो, कुषाण, ये लोग यहां रहते थे। बात समझ पा रहे हैं? ऊपर कौन थे? सीथियन। उसके बाद ये जो लोग आए थे, हिंद यूनानी, है ना, और कौन? कुषाण, पहलव, ये लोग ये यहां हुआ करते थे। तो सीथियन जो यहां थे, और ये मध्य एशिया से भी ऊपर इस वाले इलाके में रहते थे। ये कहीं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इस वाले इलाके में। समझ पा रहे हैं? सीथियन लगातार पहले चाइना पे क्या कर रहे थे? आक्रमण किया करते थे। क्या करते थे? किस पे आक्रमण किया करते थे सीथियन लोग? चीन पे। ये चीन वाला इलाका है, ये इलाका चीन वाला है ना? तो इस पे आक्रमण किया करते थे, और यहीं से लगातार साम्राज्य विस्तार सोच रहे थे कि चीन में क्या हो जाए, इनका साम्राज्य विस्तार हो जाए। अब क्या हुआ कि चीन में एक राजा हुए। राजा का मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूं, आप लोग गूगल करिएगा, और ठीक है, इसे एक बार लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, उन राजा ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने चीन की दीवार बना दी। यहां पे क्या बना दी? ठीक, वॉल ऑफ चाइना सुने हो ना, चीन का। और इतनी बड़ी दीवार है बेटा, इतनी दृढ़ है, इतनी अच्छी है, इतनी ऊंची है, इतना मतलब जबरदस्त उसका स्ट्रक्चर है कि कहते हैं कि जब आप स्पेस में जाते हो ना, तो नंगी आंखों से जो दिखता है चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखती है वो लाइनें, कि लगता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ कोई धारी, कोई रेखा गई हुई है। वो चीन की दीवार होती है। ठीक, इतनी सुदृढ़ है। अब क्या चाइना पे क्या अटैक करना आसान है? नहीं है। तो सीथियन वहां जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अगर वहां नहीं जा पाएंगे तो किसी को पकड़ेंगे, तो किसको पुश करेंगे? वो इनको पुश करेंगे। बात समझ पा रहे हो? अब ये किसको? इनको पुश करेंगे। पहले इनको कर रहे थे, अब इनको करेंगे। ठीक, और सीथियन एक बड़ा राज्य है, छोटा राज्य होगा? जितना बड़ा ताकतवर होगा या कमजोर होगा? ताकतवर होगा, होगा ना? तो इतना ताकतवर राज्य है, और ये राज्य कैसे है? ये ताकतवर है क्या? हाँ। क्या कमजोर है? तो भी हाँ, मतलब ये मध्य वाले लोग हैं। ठीक, इनसे कम ताकतवर है। और ये भारत का जो इलाका है, भारत में उस समय क्या था? उस समय मौर्यन एम्पायर था। क्या था? मौर्य साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पे। पूरे भारत में जानते हो, बता ही दिया पिछली क्लासों में। दिमाग में रख लीजिए चीजें, ऐसे कहानी ऐसे समझिए तो याद हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे क्या था? मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था कि इनकी हिम्मत नहीं थी बेचारों किधर जाए। मजाक है क्या? ये सब इलाका तो इन्हीं का था। ये जगह पे ये लोग बैठे थे, इधर वाली जगह पे यहाँ से सीथियन यहाँ से पुश कर रहे थे। ये जगह इन लोगों की थी, इस जगह तक तो मौर्य का कब्जा ही था, है ना? अब क्या हुआ कि ये लोग बेचारे पिसते जा रहे थे, उधर से वो पुश कर रहे थे, इधर जा ही रहे थे। और उसी समय, ठीक, कहते ना कि अवसर सबको मिलता है। आपका अगर उत्थान हुआ है तो बहुत खुश मत रहिए, हो सकता है पतन करीब हो।
अगर आपका पतन हो रहा है तो बहुत परेशान भी मत होइए, हो सकता है आप सीख आए हो और आपका उत्थान आने वाला हो। बस समय को पकड़िए, समय को मत जाने दीजिए। अगर आप समय की ताकत को समझते हैं, आपसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। और एक चीज बताऊं, जब हमारे यहाँ ना हम लोग समय की ताकत को ही नहीं समझते हैं। हम जहां रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? धन, मुद्रा। मतलब मानते हैं, है नहीं? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी की जाती है? धन की। लेकिन जिनके पास बहुत धन है, क्या किसी को अपना फालतू समय देते हैं क्या? तभी तो धन है। कहते नहीं इतने बिजी है। ठीक, समय मत दीजिए किसी को फालतू में, किसी को मत दीजिए अपना समय, बिना मतलब के समय मत दीजिए। आप लगातार जो कॉल मैसेज, किसी को मत दीजिए, बिना मतलब का समय मत दीजिए। अभी मत दीजिए। अभी समझिए आप एक वनवासी का जीवन जी रहे हैं। क्या वनवासी में कह रहा हूं तो मेल फीमेल दोनों, किसी को समझिए कि केवल मेल की बात हो रही, दोनों की बात हो रही। अब वनवासी जीवन जिए और आगे बढ़िए। फिलहाल यहां समझते आगे। तो सीथियन यहां से अटैक कर रहे हैं, इधर इनको मौका मिल गया। मौका क्या था? यहां पे राज्य कमजोर हो गया। उत्तराधिकारी अशोक के बाद उत्तराधिकारी लगातार कमजोर होते गए, हो रहे थे कमजोर। और जब कमजोर होते गए तो उसी समय उनके एक लास्ट व्यक्ति को, जिसका नाम बृहद्रथ है, जो शासक हैं मौर्यन के, उनका वध भी हो गया, उनकी हत्या हो गई। और जब उनकी हत्या हो गई तो हत्या के साथ अब इनको मौका मिल गया कहां पे? भारत में एंटर करने का। बात समझ पा रहे हैं? और पहले व्यक्ति हिंदेवन, दूसरे ये, और फिर लास्ट में ये। इन्होंने लगातार क्या कर दिया? भारत में आकर। ठीक, क्या कौन सा चल रहा है? ये भी तो बात है, ये जान ले कौन सा समय चल रहा है। ये चल रहा है 200 बीसी सेंचुरी के आसपास का मामला है। ठीक, बात समझे? आपको याद होगा 1885 में उनकी हत्या होगी, है ना? उससे पहले से प्लान ये सब चल रहा था। वो तो मौका देखे फिर एंटर कर गए। डन। और जो सबसे पहले, अब हम बात के देखते हैं कि पहला मैंने बताया आप लोगों को कि कौन आया? हिंदेवन आए। तो पहले हिंदेवन को पढ़ लेते हैं। ऐसे इतनी कहानी आपको समझ आई। मैं एक बार फिर समरी करा दूं फटाफट, जिससे चीजें उलझे ना। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि देखिए, पहले तो पूरा मौर्यन एम्पायर था बड़ा सा हमारा, ठीक है, जो यहाँ आज का कौन सा, कल याद करिए कल संधि पिछली क्लास की, अफगान वाली, बलूच वाली, है ना, काबुल कंधार वाली, ये सब चीजें कहां पे आ रही हैं? सब भारत का हिस्सा है। ठीक, इतना बड़ा एम्पायर है, लेकिन एम्पायर कमजोर हो गया, पतन की ओर अग्रसर है, ऐसा हो गया। और जब लगातार इसका पतन हो रहा है तो अब इधर देखिए क्या हो रहा है, सेम उसी समय, सेम उसी टाइम जब यहां ये हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है? जो इजिप्ट के बाद का जो जगह है, यहां से लेकर मध्य एशिया तक, यहां क्या चल रहा है? इधर सबसे टॉप पे बैठे हैं कौन है? सीथियन। ये मैंने यहां पे आपको बता दिया। इधर कौन बैठे हैं? सीथियन। इस जगह पे कौन बैठे हैं? ये हिंद, चांद पड़ो, ये सब बैठे हैं इस जगह पे, बैठे हैं ना। और यहां पे कौन है? मौर्यन एम्पायर है बड़ा सा, सेम टाइम पे। और ये लोग लगातार चाइना पे साम्राज्य विस्तार करने की फिराक में है। और वहीं के राजा ने तुरंत एक चीज क्या बनवा दी है? चीन की दीवार बनवा दी है। और जैसे ये बनवा दिया, सीथियन को इनसे दिमाग हटके इनको पुश करने लगे। और जब इनको पुश कर रहे थे तो इनको एक समय मिल गया, मौका कब मिला? जब मौर्यन एम्पायर कमजोर हो गया। और जैसे कमजोर हो गया, भारत से कहां घुस गए? भारत में घुस गए। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं किसको? हिंद, जिन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, इंडो ग्रीक। सबसे पहला जो आक्रमण हुआ अंदर आने तक, वो किसका हुआ? इन्हीं का हुआ। और कहते हैं कि इनका आक्रमण इतना टॉप पे आया कि यहां पे हमारे यहां आपको पता होगा एक जगह अवध, कौशल महाजनपद,
जिसे अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या जी कहते हैं नाम, ठीक है, ये यहां तक चले आए कौशल महायन पर। और यहीं तक नहीं आए, कहते हैं कि कौशल के बाद पाटलिपुत्र तक पहुंच गए, इतने अंदर एंटर कर गए। ठीक, चीज समझ में आ रही है? कोई चीज मिस तो नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि क्लास की कनेक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा। कनेक्ट करना सीख गए तो देखो, इतिहास में इतने फैक्ट होते हैं ना कि याद करना बहुत टफ है, तो कनेक्टिविटी पे ध्यान देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इनका एक राजा है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है मिनांडर। क्या नाम है? मिनांडर। जानते हैं आप लोग? मिनांडर, ठीक है। इसी का एक नाम है और मिलिंद। इसके बौद्ध किसने नाम रखा है? बौद्ध भिक्षुओं ने, के जो उनके जो रचित जो काव्य हैं या जो उनके ग्रंथ है, रचित ग्रंथ जो है बौद्ध के, उनका नाम मिलता है मिलिंद। ठीक, बात समझे? तो मिलिंद लगातार अंदर घुसता चला गया। ठीक, और इसने, मैंने आपको बता ही दिया कहां कहां तक पहुंच गए लोग। आए होंगे, राज्य के होंगे, यहाँ पे रहे होंगे, और कहते हैं कि यही वो जगह है। मिनांडर के बारे में चीजें बहुत फेमस है। आपने एक नाम देखा होगा, मिलिंद के बाद पन्हो, एक रचना है, देखा है? किसकी है? नागसेन की है। एक बौद्ध भिक्षु है, इनकी कहानी थोड़ा सुनाऊंगा मैं आप लोगों को। मिलिंद जब वहां से यहाँ आए, लगातार जीतते जा रहे थे, तो एक अहंकार कह लें या गुमान कह लें या गर्व कह लें, रहा तो होगा ही। जाते जाते आए तो यहां देखे कि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा एक अस्तित्व है। तो वही एक नागभट्ट या नागसेन नाम के एक व्यक्ति, बौद्ध भिक्षु, इनसे मिल गए। मिले तो इनसे कहे कि कुछ बातें चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि तुम लोग बड़ा कहते हो कि मतलब बॉडी की जब बात करते हो, और मुझे बताओ कि आत्मा है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो कहा कहां है? कहा, मिनांडर ने उनसे पूछा कि आत्मा होती है? उन्होंने कहा हाँ होती है। तो कहा कहां होती है? मैं जैसे दिखाई देती, समझाओ मुझे। तो मिलिंद पन्हो में एक जो बुक है, इसमें इन दोनों के संवाद की चर्चा की गई है। ठीक है, दोनों का संवाद हो रहा है। बौद्ध भिक्षु एक तरफ है, कौन है? सम्राट मिनांडर, ठीक है, राजा है एक तरफ। दोनों लोग एक चीज कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा होती है। उन्होंने कहा कि हाँ। तो साबित करो कैसे होती है। तो राजा रथ से जा रहे थे, मिनांडर, मिलिंद, इनको कहा नीचे आ जाओ आप। नीचे आ गए। कहा बताओ। आ जाओ तो बताता हूं कि मतलब कैसे कैसे आत्मा कहां है। ठीक, उनका क्वेश्चन ये था, फिर जान लीजिए कि मेरे शरीर में, पूरे शरीर में आत्मा कहां है? ना ये आत्मा है कि ये आत्मा है कि मतलब पूरी बॉडी में आत्मा है कहां छुपी हुई है। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि नीचे आ जाइए। नीचे आए तो कहा ऐसा करिए, रथ जो आपका है घोड़ा अलग कर दीजिए। अलग कर दिया। कह रहे इसके पहिए अलग करवा दीजिए। तो कहीं क्या कह रहे हो? जितना कह रहे हो उतना करते जाइए, तो उत्तर दूंगा। और एक एक करके सारे रथ के एक एक पार्ट अलग कर दिए गए। अब पूरा रथ बिखर गया। तब मिलिंद नागसेन ने उनसे कहा ये बताओ कि वहां रथ कहां है? तो कहा गजब, मतलब बेवकूफी वाली बात करते हो, तुमने ही सब कुछ तो अलग करवाया और अब आप ही कह रहे हो कि रथ कहां है। तो कहे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कहे जब ये सब मिलेगा तभी तो रथ बनेगा। तो कहे एग्जैक्टली मैं भी तो ये कह रहा था कि आत्मा किसी एक जगह में नहीं है। जब पूरी बॉडी होल स्ट्रक्चर मिलता है तो आत्मा बनती है। ठीक है, पंच तत्वों से आई है, जब सारी चीजें मिलती हैं तो आत्मा बनती है। बात समझे? फिलहाल ये उनका संवाद था, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? एक जो सबसे बड़ी घटना घटी इस समय, आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहली मूर्ति किसकी बनी? बुद्ध की। जानते बात नहीं जानते? सबसे पहली मूर्ति बुद्ध की बनी। तो ये कब बनी थी? इसी समय में, जब हिंद एवं भारत आए। आपको पता होगा
कुषाण ने पहली मूर्ति बनाई, याद है? कुषाण काल में पहली मूर्ति बनाई गई भारत में, वो बाद में होगा, लेकिन कहां से प्रेरित है? यहीं से, हिंद नियमन से। इसलिए इसे इंडो ग्रीक शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारे यहाँ की एक शैली थी मथुरा शैली, मथुरा शैली और हिंद एवं शैली को मिला के एक नई शैली का जन्म हुआ। क्या? इंडो ग्रीक शैली। बात समझ पा रहे हैं? या इंडो रोमन शैली, क्या कहते हैं? इंडो रोमन शैली। ठीक, इसमें क्या था यहां लिख लेते हैं। इंडो रोमन शैली की जो सबसे विशेषता है वो ये है, और एक्चुअल में पहले इसे इंडो ना कहते, अगर इसे हम पहले ग्रीक और रोमन कहें तो ज्यादा बेटर है। इससे पहले हम एक शैली थी ग्रीक और रोमन, मतलब दोनों का मिश्रण, जो वहां से लोग लेके आए थे, उसमें था क्या जान लीजिए। इनके कुछ देवता हैं। किसके? अगर आप कभी ग्रीक की कहानियां पढ़ेंगे ना, तो उनके वो सारे देवी देवता लगभग आपसे मैच करेंगे जो आपके यहाँ भारत में है। जैसे हमारे यहाँ कोई वायु का देवता है, कोई जल का देवता है ना? ऐसे ही सेम लगभग आपको देवी देवता कहां मिल जाएंगे? ग्रीक में मिल जाएंगे। वो अपने देवताओं की प्रतिमा बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति इतनी अच्छी बनाते थे कि नैन नक्श अच्छे से उकेर देना, उसमें बलिष्ठ दिखाना। आप देखिए जो महात्मा बुद्ध की जो मथुरा शैली में जो बनी हुई है, जो मथुरा ग्रीक इंडो ग्रीक शैली में जो बनी हुई जो मूर्तियां हैं, आप उनको देखिए से लग रहा है कि पूरा बिल्कुल सिक्स एब्स पूरे दिख रहे हैं। देखा है? जबरदस्त, पूरा बलिष्ठ दिखाया गया है। कुछ में मूछों के साथ, कुछ में बिना मूछों के, अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई गई। और इस जो कला है ना, जो वहां की मतलब जो पहली बार आई थी यहाँ पे शैली, उस शैली ने क्या किया कि हमारे यहाँ की शैली और वहां की शैली, जो हमारे यहाँ मथुरा में बनी थी एक शैली, इन दोनों का मिक्सचर हुआ, और आगे चलकर हम लोग क्या देखेंगे? इंडो ग्रीक, है ना, शैली देखेंगे, जो भारत और यूनान का क्या है? मिक्सचर है। बात समझे? ठीक, इतनी बात तो ये हो गई। अब और समझिए, यूनानी ने दो चार काम और कर दिए। क्या काम कर दिए? ये पूरा राज्य, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि राज्य पूरा टूट गया, बिखर गया। बिखर गया ना? कौन सा राज्य? मौर्यन। जब मौर्यन एम्पायर था, मौर्य का जो राज था मौर्यों का, वो पूरा टूट गया, बिखर गया, छोटे राजा हो गए। लेकिन जब ये आए हिंद यूनान, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे इन्होंने क्या किया? कब्जा किया। और जब कब्जा किया तो उन्हें सबसे पहली बात क्या कर दी? इन्होंने कहा कि इनकी बड़े बड़े जितने भारत में 5 शाखाएं बांट दी। किसके बांट दी? 5 शाखाएं बांट दी। क्षमा चाहते हैं, ये नहीं, शक, शक, अभी शक की बात आई थी ना, कौन से आ रहे थे? शक याद है? अरे शक अभी बताया ना। तो ये तो हो गया, ये आए और यहां तक गए। अभी अगली कहानी है शक की। शक, ठीक, शक आए, और जब ये भारत में एंटर किए और इन्होंने राज्य जीता, तो इन्हें राज्यों को क्या किया? 5 शाखाओं में विभाजित कर दिया। किसको? भारत को। कितनी शाखाओं में? ठीक, 5 शाखाओं में भारत को विभाजित कर दिया। नाम क्या है? पहला पहला नाम है अफगानिस्तान। कौन सा जगह? अफगान। दूसरा दूसरा नाम है पंजाब। और तीसरा है मथुरा। चौथा है दक्कन। क्या? दक्कन। क्या ऊपरी दक्कन कह लीजिए, डेक्कन लिखते हैं वैसे इसे। कौन सा? ऊपरी। ऊपरी समझते हैं? ऊपर वाला। ठीक, और एक शाखा पश्चिमी भारत। क्या? पश्चिम भारत। ठीक, इतनी 5 शाखाएं इन्होंने
क्या कर दी, बढ़ा दी। शक जब आए, एक बात और जानिए, एक बात बताइए मुझे, जब भीष्म देवान आ रहे थे तो क्या इनको कोई प्रतिरोध मिला था रास्ते में? कोई था जिनको रोके? नहीं, खुला मैदान था, आ जाओ, है ना। जब शक आ रहे हैं तो क्या कोई है प्रतिरोध? ये तो आए और जीतते हुए निकल गए आगे, इनको भी कोई नहीं है, ये भी आ गए, समझे। लेकिन जब यहाँ आए तो इनको एक चीज मिल गया, एक प्रतापी राजा, मैंने पिछली क्लास में उनका जिक्र किया था, विक्रमादित्य किया था, याद आ रहा है। ये जब शक यहां से आ रहे थे, कौन आ रहा था? शक भी जब यहां से आ रहे थे तो यहाँ पे कौन सी जगह है? उज्जैन, उज्जैन लिखा है, उज्जैन। उज्जैन में एक राजा हुआ करते थे, ये लगभग बात है कब की, 57-58 ईसा पूर्व की बात है, लगभग कब की बात है ये? 57-58 बीसी की बात है लगभग, ठीक। एक राजा हुआ करते थे, उन राजा का नाम कहीं स्पष्ट नहीं है, आज तक नहीं स्पष्ट है। लेकिन एक चीज है कि उन राजा ने एक उपाधि रखी थी, नाम क्या था उनका? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो सूर्य से ली गई, सूर्य जैसा तेजवान जो व्यक्ति होता है उसे विक्रमादित्य कहते हैं, बात समझे, ठीक। जिसका तेज कैसा हो, सूर्य जैसा हो, वो विक्रमादित्य है। और इनके बारे में विक्रमादित्य ने सबसे बड़ा काम क्या कर दिया? उन्होंने शकों को हरा दिया। किसको हरा दिया? ठीक। और तभी कहती है इनको खींच कहां तक, पीछे धकेल के आए थे, कहां तक? ठीक है, मिस्र तक धकेल के आए थे, ठीक। और उसी की याद में इन्होंने क्या चला दिया? एक कैलेंडर चलाया, ठीक है। आपको याद होगा 57 बीसी में क्या आया? एक विक्रम संवत, ठीक है, पढ़ते हो ना, विक्रम संवत, शक संवत, इस पर विक्रम संवत, दो चीज आप पढ़ते ही हो, तो विक्रम संवत। अब जब ये आ गए भारत में, एक बात और जान लीजिए, मौर्यन एम्पायर, देखो मैं बार बार मौर्यन एम्पायर इसलिए बता रहा हूं कि चीजें कनेक्टिविटी टूटे ना। मौर्यन एम्पायर में शायद मैं आप लोगों को मुद्रा मैंने बताई थी, नहीं बताई थी? मुद्रा नहीं बताई थी, तो यहां जान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वहां की मुद्रा समझ लीजिए। वहां की मुद्रा क्या होती थी? वहां धातु को पिघलाकर, ठीक है, एक आकार दिया जाता था और उसमें क्या मोहरे मार दी जाती थी, ठीक है, मतलब ठप्पे मार दिए जाते थे, उसमें चोट दे दिया जाता था। और याद आपको होगा नाम, एक आहत सिक्का, आहत, जिसमें किसी राजा का नाम नहीं होता था। क्या होती थी? चिन्ह होते थे, किसी में पेड़ का चिन्ह है, चांद का चिन्ह है, मोर का चिन्ह है, ऐसे चिन्ह होते थे। और उसके बाद उनको काट दिया, उस जो धातु से काट दिया जाता था, और वही ऐसे चलता था मार्केट में, आड़े तिरछे जैसे भी कट जाए, वो चौखंडे जो जिस शेप में, वो ऐसे चलते थे। मेन वैल्यू किसकी थी? वो चोट उस मोहर की थी, बात समझे। लेकिन जब यहां आया, जब ये दौर आ गया, तो इस समय क्या हुआ? इस समय ढलाई होने लगी। किसकी ढलाई? सिक्कों की। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, क्या होने लगी? सिक्कों की ढलाई होने लगी, ठीक। ढलाई समझते हो? एक सांचा बनेगा, ठीक, और सांचे में लिक्विड को अब क्या होगा? उसको गिराया जाएगा और सांचा का जैसे आकार होगा वैसे सिक्का निकल के आएगा। तो पहली बार राजाओं के नाम मिलते हैं यहाँ पे, मूर्तियां मिलती हैं, चित्र मतलब जो उकेरे गए, ठीक है, बात समझ पा रहे हो? और ये कब हुआ? ये हिंद देवन के समय में, इनके समय में। सिक्कों की ढलाई, ठीक, समझ पा रहे हो? यहां पे क्या हुआ? सिक्कों की ढलाई शुरू हो गई, ठीक। चलो अब आगे क्या है? अच्छा एक बात और, क्या मौर्यन एम्पायर में सोने के सिक्के बनते थे? नहीं, ठीक। लेकिन अब सोने के सिक्के क्या करेंगे?
बनेंगे। क्यों? कुषाण आने वाले हैं ना। कौन आने वाले हैं? कुषाण। ठीक, चलो। और कुषाणों ने मतलब चांदी सोने के सिक्के यहां से इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे। कुषाणों ने क्या किए हैं? सर्वाधिक शुद्धतम सोने के सिक्के चलवाए। ठीक, चलो। फिलहाल इस समय का क्या समझ लो एक चीज, शक में एक व्यक्ति हुए, आपको याद होगा जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा था? किसने बनवाया था? रुद्रदामन। शकों का एक राजा हुए, देखो एक राजा हुए, क्या नाम था उनका? रुद्रदामन। एक बात और, ये जो लोग आ रहे थे ना, इसे वैसे नाम रख रहे थे, भगवान का पुत्र, भगवान का बेटा, ऐसा। रुद्रदामन मतलब शिव की गोद में, ऐसा क्यों कह रहे थे पता है? आपको याद होगा, अभी मैंने पढ़ाया, आप लोगों को बताया, समझा हम लोगों ने। क्या समझा? कि चीन से प्रेरित थे, और चीन में एक कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित था। वहां के इतने राजा होते थे अपने को सीधा ईश्वर का बेटा, ऐसा उस समय मानते थे। उस समय की बात कर रहा हूं। ठीक, तो ये जब वहीं से लगभग उन्हीं के रेंज में थे, तो वहां से जब आए तो लगभग उन्हीं का चीज, उनकी परंपरा लेके आए। चीजें जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो वहां की अपनी परंपरा वो ले जाता है। जैसे मैं आप लोगों के बीच में हूं, तो मैं बताता नहीं बहुत सारे शब्द कि मेरे यहाँ इसे ये कहते हैं, आपके यहाँ इस चीज को ये, है ना, वस्तु वही है, नाम अलग अलग है। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो इस समय एक व्यक्ति हुए, नाम क्या है? रुद्रदामन। ठीक, और रुद्रदामन ने क्या बना दिया? जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है इनका? रुद्र दामन। इनका सबसे फेमस क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, और कब? 150 ईस्वी। कब? 150 ईस्वी। मतलब एडी, है ना? बात समझ में आ रहा है? ठीक। और इस पे क्या करा है? एक लेख लिखाया, और जो कैसा है? विशुद्ध संस्कृत भाषा में। इतना याद रखिएगा, तो कभी पूछ ले कि जो अभिलेख है कैसे, तो संस्कृत भाषा में है, विशुद्ध संस्कृत। ठीक है, मतलब उसमें बहुत अच्छा से शुद्धिकरण, कोई कमी नहीं है। ठीक है, ऐसा संस्कृत। ठीक, चंद्रगुप्त की भाषा कौन सी थी? पाली? नहीं, प्राकृत। अशोक ने प्राकृत का यूज किया है हर जगह। कुछ जगह पे मैंने कल बताया था आपको अरमाइक, है ना? उसका रीजन क्या था? क्योंकि पश्चिम भारत में, सॉरी, ये जो पूरे भारत में था, तो भाषाओं की विविधता रही होगी, तो भाषा जो जनमानस की भाषा थी उसे यूज किया। अभी जब आगे चलेंगे गुप्त में, गुप्त आते आते फुल्ली संस्कृत, राज्य भाषा क्या हो जाएगी? राज्य की संस्कृत हो जाएगी। ठीक, चलो एक बात बताते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जूनागढ़ अभिलेख में एक जानकारी दी, किसने? रुद्रदामन ने। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक कृत्रिम झील है। कैसी झील? कृत्रिम, मतलब मानव निर्मित झील थी, और उस झील का मैंने क्या कराया है? पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार कराया है ना? मतलब उसे पुनः फिर से रिपेयर करवाया है मैंने। ठीक, देखो ये नहीं कह रहे कि हम बनवा दिए हैं, ठीक, बता रहे हैं सही सही बात। क्या कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसका क्या कराया है? इसको जीर्णोद्धार कराया है, या मतलब रिपेयरिंग कराई है। सीधी सी बात, समझ गए आप लोग? इसकी क्या कराई है? रिपेयरिंग कराई है। तो कहा तो बनवाया किसने था? उन्होंने कहा कि ये कोई क्या थे? कोई प्रांतपति था। किसका? मौर्यन का। मौर्य साम्राज्य का कोई प्रांतपति था जिसका नाम था पुष्पमित्र वैश्य। नाम याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था? पुष्पमित्र वैश्य। ठीक, पुष्पमित्र वैश्य। चलिए, अगले और कौन थे? इन्हीं के साथ पल्लव भी थे, जिन्हें पार्थियन ही बोलते हैं। पार्थियन, पल्लव, अभी बताया नहीं था? शक और पल्लव साथ में। ठीक है, वो भी साथ में ही क्या कर रहे थे? उनकी
मतलब जब इनका राज चल रहा था साथ में पर्थियन का भी राज चल रहा था, बात समझे, वो भी भारत में साथ ही में आए थे। देन अब एक व्यक्ति कौन है सबसे फेमस, कुषाण। ठीक, शक के बाद, पहलों के बाद कौन आ गया, कुषाण आ गया। मैं इसको बारी डैच करता हूं। कुषाण, कुषाण है। और कुषाण को इनका जो नाम वहां पे मिलता है वो नाम मिलता है यूची। क्या मिलता है, यूची। यूची जनजातियां थी, क्या थी, यूची। कभी पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन यूची जनजाति के लोग हैं, तो कौन है, कुषाण। ये बात जानिएगा, ठीक है। ये यूची जनजाति के लोग थे और ये फाइनली 5 कुलों में बटे हुए थे। कितने में, 5 कुलों में बटे हुए थे। ठीक, और उसी में से कितने कुल में बटे थे, 5 कुल। और इसी में से एक कुल का नाम था कुषाण। कौन बटा हुआ था, ये यूची लोग बटे हुए थे 5 कुल में, और इसी में से एक कौन थे, कुषाण। बात समझे। तो कुषाण कहां आए, भारत आए। और जब ये भारत आए, इनका सबसे फेमस राजा कौन है, बताइए, कनिष्क। कौन है, कनिष्क। कनिष्क। और कनिष्क जैसे ही भारत पहुंचे हैं, इन्होंने क्या किया है, मतलब जब इनका राज्य भारत में चल रहा है, पहुंचे क्या, इनके पिताजी लोग आ चुके थे, ठीक है, इनका तो यहीं पे थे लोग। 78 ईसा पूर्व में इन्हें कैलेंडर चला दिया। क्या चलाया है, 78 ईसा पूर्व में ईसवी, ठीक, क्या चला दिया है, कैलेंडर चला दिया। ठीक, और कैलेंडर चलाया। एक बात जो सबसे फेमस है वो जान लीजिए, इन्हीं के समय आपको याद होगा चौथी या पहली, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो यह दिखाता है कि बुद्ध से इनका अटैचमेंट अच्छा था। या तो ये बौद्धिस्ट हो गए होंगे, या तो बहुत ज्यादा उनकी तरफ झुकाव रखते थे, है ना। और ये कहां से थे, ये लोग जनजातियां थी, मैदानों से आए थे। तो सबसे अच्छी चीज इनके अंदर ये थी कि घुड़सवारी बहुत माहिर थे, और जो इनके एक अच्छा सैन्य योद्धा बनाता था। किसमें माहिर थे, घुड़सवारी में। ठीक, कुशाणों ने क्या कर दिया, शक और कुशाण, कौन से, शक और कुशाण, सॉरी, इनका कुछ वेशभूषा था, क्या था, वेश, ड्रेस कह लीजिए, चलिए समझिए। इनका क्या था, इनका कुछ वेशभूषा था। क्या पहनते थे, नोट कर लीजिएगा, क्या पहनते थे, पगड़ी, ठीक है, और पतलून, और भारी लंबा कोट पहनते थे, ठीक है। और क्या करते थे, टोपी लगाते थे, हेलमेट लगाते थे, हाँ, श्रेष्ठान बोलते थे उसे, युद्ध के समय लगाते रहे होंगे, है ना। और जूते पहनते थे, लंबे जूते, मतलब बूट पहनते थे, ठीक है। और ये सब इनको क्या बनाती थी, ये एक योग्य योद्धा बनाती थी। अब क्या बूट पहनने से कोई योद्धा बन जाता है, नहीं। क्या कोई शस्त्रार हेलमेट वाला पहनने से कोई योद्धा बन जाएगा, नहीं। लेकिन ये सब होगा तो जो अच्छे योद्धा हैं वो थोड़ा और सर्वाइवल उनका और अच्छा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, थोड़ा बचाओ अच्छा रहेगा, ठीक। अच्छा एक बात और, अभी मैंने कहा कि कुशाणों ने सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे सोने के सिक्के चलवाए, सबसे शुद्ध, है ना। तो लिख लीजिए, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलवा रहा है, कुषाण। ठीक, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शुद्ध सोने के सिक्के अगर चलवा रहे हैं तो इसका मतलब एक तो और होगा,
क्या सबसे बड़ी बात यह होगी कि इनके पास सोना बहुत रहा होगा, फिर चलवा रहे हैं शुद्ध, सोना कहां से गया, ये भी तो एक बात है ना। तो इनका कृषि और व्यापार बहुत मजबूत था। क्या था? कृषि और व्यापार बहुत मजबूत था। उसका कारण क्या था? कृषि व्यापार मजबूत का कारण क्या था? कृषि तो ठीक है, व्यापार कैसे मजबूत हो गया, ये भी तो है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी कहानी है वो क्या है? वो ये है कि उत्तरापथ, क्या क्या है? उत्तरापथ। अच्छा, उत्तरापथ शुरू कहां से होता था? चीन से। एक यहां आता था और एक यहां आता था, और याद करिए ये आपका क्या है, ये यही आपका उत्तरापथ है। याद आया? मतलब भारत में दो द्वार हैं उत्तरापथ के, एक यहाँ अफगान वाले साइड में खुलता है और एक यहाँ पश्चिम बंगाल वाले साइड में खुलता है। और ये जो दोनों हमने लिंक जो जोड़ दिए यहां से यहां, इसी को भारत में क्या कहते हैं? उत्तरापथ कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। इन राजाओं ने भी अपने आप को क्या कहा? भारी भरकम उपाधियां धारण की। क्या कहा? भगवान का पुत्र कहा। क्या कहा? ठीक है। इनकी सबसे अच्छी बात यह थी, इन्होंने एक काम और शुरू करवा दिया, छत्र प्रणाली शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? छत्र। किसने? कुषाणों ने। क्या शुरू कर दी? छत्र प्रणाली शुरू कर दी। छत्र प्रणाली क्या है? कुछ नहीं, सेना के जो मेन कमांडर है उनको एक एक प्रांत, एक एक जगह दे दी गई, और आप यहाँ क्या क्या है? छत्रप है। यहाँ की रख रखवाली कौन करेगा? आप करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आई? इन्होंने अपनी एक प्रथा, मतलब सैन्य अधिकारियों को राज्यपाल, जो पहले राज्यपाल वाली बात इन्होंने क्या कर दी? छत्र अपना कर दिया। ठीक, ये यूनानी करते थे। कौन करता था? यूनानी। और अपने छत्रपों को उनका नाम था, वो बोलते थे स्ट्रोटैगो बोलते थे। क्या बोलते थे? स्ट्रोटैगो। कौन बोलता था? यूनानी। ठीक, चलिए। और इसी समय, कुषाण के समय काल में ही भारत में क्या बन गई? बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, है ना? पहली मूर्ति बनाई गई। इससे पहले क्या मूर्तियां हमारे यहाँ थी? हाँ थी, मिली तो है, नहीं मिली है? हड़प्पा सभ्यता देख रहे हो? ठीक है, तो मिली तो है ही, है ना? लेकिन मेन मैटर क्या है कि ये जो कला है, अभी मैंने आपको बताया था कि इंडो ग्रीक मथुरा शैली। अब क्या होगा? अब मूर्ति में नए नक्श अच्छे बनाए गए, बलिष्ठ दिखाया गया, योद्धा वाला शरीर दिखाया गया। ठीक है, कपड़े की सिलवटें, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये देखो यहां सिलवट बन रही है इसे, तो इतनी अच्छी कलाकारी की कपड़े की सिलवटें दिखाई गई। तब कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि मूर्ति इतनी अच्छी है, ऐसा लग रहा है अभी बोल देगी, ऐसी वाली मूर्ति बनाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना? ये वाली मूर्ति की जो परंपरा है, ये यहां से निकल के आई। सुना होगा आप लोगों ने, लोग कहते हैं ना मूर्ति इतनी अच्छी से लग रहा है बोल देगी। सच में कुछ मूर्तियां बहुत प्यारी होती है ना? और यूनानी क्या लेके आए थे? यूनानी एक परंपरा और लेके आए थे बच्चा, वो लेके आए थे इस समय जो बहुत फेमस हुई, रंगमंच। क्या? रंग मंच। रंगमंच क्या है? थिएटर सुना है आप लोगों ने? ऑर्केस्ट्रा टाइप देखते हो, पीछे पर्दे लगाकर, एक स्टेज बनाकर पीछे पर्दे लगाकर, और क्या होता था? रंगमंचन होता था। ये परंपरा भी यही लेके आए थे। ठीक, जो भारत में खूब फूली फली, खूब फेमस हुई। ये एक्चुअल में कहां से थी? ये पर्सियन की थी। ठीक है, पारसी कला की चीजें थी। ठीक, ये वहां से आई थी, इन्होंने ड्राफ्ट की और कहां आ गया? भारत आ गया।
समझे बात? इसी समय एक व्यक्ति हुए वात्स्यायन, क्या नाम था? वात्स्यायन, ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा जगह कम बचे। वात्स्यायन, और उन्हें कामसूत्र की रचना कर दी। एक बात अब और समझिए, रचनाएं हो रही हैं अब आपको रचनाओं में एक बाध्यता को छलांग देते हुए दिख रही है। चीजें कामसूत्र जैसी चीजों पे बात हो रही है मार्केट में, मतलब यह है बाजार में, मतलब बाजार का मतलब राज्य में। इसका मतलब यह है कि लोग जो पुरानी चीजें थे उससे हटके नए आ गए। इन्होंने से क्या लिखा, क्या है? इन्होंने लिखा है गृहस्थ जीवन के बारे में लिखा है पूरी चीजें, और शहरीकरण, बढ़ता शहरीकरण के बारे में लिखा है। ठीक, कि शहरों, जो नगर है उस समय के, उन नगरों में व्यक्तियों का जीवन कैसा है, उस पर रचना लिख दी। बात समझे? अब तो हम लोगों ने पढ़ ली इतनी चीजें, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, फिर थोड़ा समरी करते हैं फटाफट, है ना? हमने पहले पढ़ लिया, हमने 3-4 राज्य देखे थे। पहले का नाम था हिंदेवन, उनके बारे में जान लिया, कौन मुख्य राजा है ना, उन्हें क्या क्या काम किए हैं, भारत में कहां से कहां तक चले गए थे, ये सब जान लिया। फिर दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़े थे, शक और पहलव, इसे पर्थियन नहीं बोला गया। ये दोनों भारत में साथ में आए हैं, एक जैसी ही चीजें कर रहे होंगे। शकों को किसने हराया? उज्जैन के एक राजा हुए विक्रमादित्य, उन्होंने हराया, और शक संवत की शुरुआत की, नहीं विक्रमी संवत की शुरुआत की, है ना? फिर क्या हुआ? फिर कौन आ गया? कुषाण। कुषाण में कनिष्क, और कनिष्क की चीजें, बुद्ध की मूर्ति बन गई, मतलब मूर्ति कला का विकास हुआ, वात्स्यायन के काम का हुआ, सोने के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, रंगमंचन पहली बार आया, और क्या, कृषि व्यापार को मजबूत किया गया। और क्यों मजबूत हुआ? बिकॉज उत्तरापथ, है ना, सिल्क रूट पे कब्जा, है ना? यहां से क्या होता रहा होगा? रेशम व्यापार होता रहा होगा, अच्छा बढ़िया, है ना? और तब हम, मेरी बात समझो, सबसे मजबूत और क्यों हो रहा है भाई? दो ही चीज तो है, हमारे पास रॉ मटेरियल खूब हो जाए, और हमको मार्केट मिल जाए, और उद्योग अच्छा हो जाए हमारा। जो उद्योग का मतलब, जो चीजें मार्केट में डिमांड, उसको खुद बना पाए। अगर तीनों चीज की बढ़िया कनेक्टिविटी है, जाहिर सी बात है कोई भी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी कम ग्रो क्यों कर रही है, या ग्रो तो कर रही है बट रोजगार विहीन क्यों चल रही है? रीजन क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। हमारे यहाँ क्या है, विनिर्माण के सेंटर ज्यादा बन ही नहीं पाए, यही तो प्रॉब्लम है। चलो इसको खत्म करने हैं, एक और चीज पढ़ते हैं इसी में आप, सातवाहन। समझे? सातवाहन। अभी मैंने बता दिया था आप लोगों को, कहां पे है ये महाराष्ट्र से लेकर आंध्रा वाले रीजन, है ना? वहां पे इनका क्या हुआ? ये अपने आप को, यहाँ पे सबसे जो प्रमुख राजा है उनका नाम क्या है? गौतमी पुत्र, गौतमी, सतकर्णी, ठीक है, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनका जो कार्यकाल है वो लगभग 78 से लेकर 102 एडी तक, 78 से 102 एडी में, मैं इस भी लिख दूं शायद, एडी कंफ्यूज नहीं होते आप लोग? ठीक है, एडी मतलब इसलिए, ठीक, एरा डोमिनी। इस समय थोड़ा सा ही समझ लेते हैं, जो आगे चीजें पढ़नी है। नाम क्या है, क्या लगा है बेटा? गौतमी पुत्र। मतलब इस समय महिलाओं का स्थान उच्च रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, लेकिन क्या मात्र सत्तात्मक समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था? बेटा समाज पितृ सत्तात्मक ही था। अरे अगर मात्र सत्तात्मक समाज होता तो माता ना बनती शासक, नहीं बनती, उनकी बेटी ना बनती। बेटा बेटा क्यों बन रहे हैं भाई? जो सत्ता है वो किसके हाथों में है? पितृ सत्तात्मक, पुत्र के हाथों में सत्ता है, लेकिन माओ का रोल बहुत उच्च रखा गया है। और उन्होंने अपने आप को क्या कहा है बताइए?
आपको भी तो बताया था पहले, अद्वितीय ब्राह्मण, एक ऐसा ब्राह्मण, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राह्मण, असाधारण, ठीक, ऐसा ब्राह्मण। उसके बाद एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है? पुलवामी। इनका नाम पूरा क्या है? वशिष्ठी पुत्र। तो नाम क्या है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए, ये जो गौतमी सतकर्णी है ना, सबसे फेमस है क्यों है बताइए? इन्होंने शक के क्षत्रपों को क्या किया था? हरा दिया था। अभी बताया था ना, क्षत्रप भूल तो नहीं गए तुरंत? हाँ, ठीक। और इनकी एक माँ है, नासिक शिलालेख इनसे लगा हुआ है, फेमस है। कौन सा शिलालेख? नासिक। इनकी माँ है कौन? गौतमी, है ना? उनका पूरा नाम था गौतमी बालाश्री। क्या नाम था? गौतमी बालाश्री। उन्होंने इनके नासिक अभिलेख में, शिलालेख में, अपने पुत्र के शासन की जानकारी दी है। कितनी जानकारी दी है? चलो, राइटिंग पे बहुत मत जाना, ठीक है? कोई, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? अपने पुत्र की शासन की क्या की? ठीक। अगले व्यक्ति कौन है? पुलवामी। नाम इनका क्या है? वशिष्ठी पुत्र। वशिष्ठी कौन होंगी? इनकी वाइफ होंगी, ठीक। किसकी? सतकर्णी की। उनका बेटा है ना ये, कि वाइफ ही तो होंगी, ठीक है। रीजनिंग भी बहुत कमजोर है क्या आप लोगों का? इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसने अपनी राजधानी का विस्तार कहां तक कर दिया? पश्चिम भारत तक कर दिया, है ना? राजधानी को कहां ले गया? राजधानी का विस्तार कर दिया, राज्य का विस्तार कहां तक? ठीक, राजधानी विस्तार कहां कर दिया? और इसकी जो पुरानी राजधानी थी, इनकी पुरानी राजधानी, इनकी राजधानी क्या थी? राजगृह कहां गए, मगध पहुंच गए तुम। इनकी राजधानी थी पाटन, इसे प्रतिष्ठान ही बोलते हैं, है ना? प्रतिष्ठान या पाटन। इस राजधानी को ट्रांसफर कर दिया इसने कहां पे? अमरावती। अमरावती को क्या बना दिया इन्होंने? राजधानी बना दिया, ठीक। अगले इनके देखो, इनका शासनकाल था बच्चा, कितने? इनका शासनकाल कितने वर्षों तो था? 400 वर्षों, लगभग 400 वर्ष उन्होंने शासन किया। किसने? सातवाहनों ने। तो सबके बारे में जानकारी लेना तो थोड़ा सा मुमकिन है नहीं, है ना? तो ये दो फेमस है। और लास्ट कौन है? यज्ञश्री सतकर्णी। क्या नाम था लास्ट का? मैं यहां लिख दे रहा हूं, यज्ञ श्री। ठीक है, सतकर्णी फाइनल। ये अंतिम ऐसा शासक है जिसके बारे में क्या कहा जा सकता है? शक्तिशाली कहा जा सकता है जिसे। बात समझे? अंतिम शक्तिशाली शासक कौन है? यज्ञश्री सतकर्णी। इसका सबसे बड़ा काम इसने क्या किया कि समुद्री व्यापार इसने बढ़ा दिया। क्या कर दिया? समुद्री व्यापार। ठीक, क्या कर दिया? समुद्री व्यापार बढ़ा दिया। और कहां से? रोम से। रोम से व्यापारिक संबंध स्थापित किए।
और तब व्यापार और कहां से बढ़ा दिया, व्यापार कहां से करने लगा ये, रोम से। पहले भी होता था बट इसने और अच्छा संबंध स्थापित किया, समझे। अब कुछ और चीजें जान लीजिए। जाति व्यवस्था का पालन इनमें होता था, सातवाहनों में, हाँ होता था। सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा छूट किसको मिलती रही होगी, ब्राह्मणों को। क्यों, क्या कहा इन्होंने, अद्वितीय ब्राह्मण कह दिया, तो ना चाहते हुए भी रहती रही होगी, है ना। अगली चीज क्या है, मातृ सत्तात्मक है, पुत्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, ठीक है। मातृ सत्तात्मक तो नहीं था, लेकिन हाँ माओ का जो दर्जा दिया गया बड़ा ऊंचा दिया गया, है ना, ये तो है। इन्होंने और क्या किया, बौद्ध और जैन दोनों स्थलों का संरक्षण किया। कभी आ जाए एग्जाम में तो जानिएगा क्या किया है, बौद्ध और जैन दोनों का संरक्षण किया उनके स्थलों का, ठीक। ये नहीं केवल एक है, बता दो, ठीक। और क्या किया है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में क्या बनाए हैं, इन्होंने स्तूप बनवाए हैं, किसके, बौद्ध मठों के, ठीक है। आर्थिक योगदान क्या होगा, सेम, समुद्री व्यापार हो रहा है, रोम से व्यापार हो रहा है, तो आर्थिक योगदान इनका अच्छा रहा ही होगा, है ना। और फाइनली हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सातवाहन भी पढ़ लिया। तो अब उत्तर भारत, फिर से एक बार मैं 2 मिनट की समराइज करवा दूं क्लास, है ना, तो आप लोग को और आसानी हो जाएगी कनेक्ट करने में। हम लोग ने शुरू किया था क्लास, पिछली क्लास में हम लोग ने मौर्यन एम्पायर पढ़ा था। मौर्यों का क्या हुआ, इधर स्थिति कमजोर हुई, विघटन होता गया, लगातार पतन हो गया। इधर ऊपर, सबसे ऊपर सीथियन का राज्य था, बीच में कौन थे, पल्लव, शक, कुषाण, ये लोग थे। इधर हमारे यहाँ मौर्यन हुआ करते थे। सीथियन लगातार चीन पे अटैक कर रहे थे, वहां की एक दीवार बन गई, दीवार बनी तो क्या हो गया, ये सीथियन किस पे अटैक करने लगे, पल्लव, शक, कुषाण इन पे करने लगे, या हिंद यमन पे करने लगे, है ना। और हिंद उन्होंने क्या किया, वो भारत में जगह ढूंढने लगे, उनको मौका भी मिल गया। कब मौका मिला, जब यहाँ का सत्ता कमजोर हो गई और वो सीधा कहां कर गए, भारत में एंट्री कर गए। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया हिंद यमन के बारे में, है ना। यमन मतलब विदेशी, ये भी जानिएगा, है ना। हाँ, यमन मतलब विदेशी। बाद में जब मध्य भारत में आएंगे वहां क्या कहेंगे, मलिच्छ कहेंगे, है ना। आज भी गांव कहते हैं बहुत मलिच्छ, वही है मलिच्छ, वो हाँ मध्य भारत में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यमन इनका नाम पहले नहीं रखा गया, तो बाकी बाद में जितने भी विदेशी आए सबको यमन कह दिया गया, ठीक। सबके आगे यमन लगा दीजिए अपने मन से, सब कौन थे, यमन थे। डन। फिर क्या हुआ, अब अगर हिंद यमन कहां तक, मैंने आपको बताया कि कौशल मतलब अयोध्या जी से लेकर पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। उसके पीछे शक चले आ रहे थे, पहले चले आए, फिर कुषाण चले आए। कुषाण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया क्या क्या किया उन्होंने, है ना। उसके बाद सातवाहन वंश के बारे में पढ़ लिया। सातवाहन वंश में एक तो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलवाए थे। क्या चलवाए थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए उसे, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, ये क्लास हमारी मौर्योत्तर काल खत्म होता है। अगली क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।